साथियों, बिहार एसटीटी परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी को बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना है, जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में उनको क्या रखना है, उन्होंने कैसे ग्रेजुएशन किया है, किस सब्जेक्ट से किया है, बीएड कैसे किया है, और उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कौन सा सब्जेक्ट रखना है ताकि वे एसटीटी की परीक्षा में बैठ सके। पिछली बार बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गलतियाँ किया था और जिसकी वजह से उनको जो है बाद में सुधार का मौका भी नहीं दिया गया था। इसलिए जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना है। फॉर्म को थोड़ा आप विलम्ब भरे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर एक बार गलत हो गया या कोई भी गलती आपसे हो जाती है तो फिर आपको सुधार करने का मौका यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके बताने वाले हैं कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसकी योग्यता क्या होने वाली है, इसका परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है, कितने नंबर की परीक्षा होने वाली है। हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आपको बता दें कि अगर आप भी बिहार एसटीटी परीक्षा 2024 देने वाले हैं, अगर आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा मेरा एसटीट 2024 के लिए, जो अभी हमने हाल ही में क्रिएट किया है, जहाँ पे आप अपनी क्वारी जो है रख सकते हैं और जो भी अपडेट आएगी आपको वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसे आज आपने पेपर के माध्यम से देखा भी होगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, जो बिहार बोर्ड ने अपना शेड्यूल जारी किया था, उसी के आधार पर आपका आज फॉर्म भरने का डेट भी आ गया है और एग्ज़ाम भी आपका मार्च में ही शुरू हो जाएगा। जो आपका कैलेंडर जारी हुआ है उसे के आधार पे आपका एग्ज़ाम जो है मार्च में ही हो जाएगा। तो आपके पास 2 महीने का समय बचा हुआ है। 2 महीने में आपको पढ़ाई जो है अच्छी यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन लोग एलिजिबल है, फॉर्म को कौन कौन से लोग भर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये सभी डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। इसका पीडीएफ भी हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे यह कहा गया है कि बीएड का प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अब बीएड का प्रमाण पत्र आप देंगे और अंक पत्र देंगे। जब प्रमाण पत्र की बात आ गई तो यहाँ पे जो अपेयरिंग स्टूडेंट है, अपेयरिंग स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि जो बीएड कंप्लीट कर चुके हैं वही जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी जो अभी नए सेशन वाले हैं, जैसे कि 22-24 वाले हैं, उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वे लोग एलिजिबल नहीं है। जैसे 21-23 वाले हैं जिनका एग्ज़ाम हो गया है, वे लोग ही एलिजिबल होंगे, या 20-22 वाले होंगे या उसके पहले वाले होंगे, तो वही लोग एलिजिबल हैं। यहाँ कहने का मतलब कि जो नए अभ्यर्थी हैं वह यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अपेयरिंग वालों के लिए यह मौका नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट लिस्ट आप देख लीजिएगा। इस डॉक्यूमेंट लिस्ट को भी हम भेज देंगे आपके ग्रुप में, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। यहाँ पे आपका दिया है कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र, आपको अंक पत्र यहाँ पे डालना है, फिर इंटर का डालना है, ग्रेजुएशन का डालना है, फिर अगर पीजी किए हैं तो पीजी का डालना है, बीएड का डालना है, और कोई अगर शैक्षिक योग्यता हो तो उसको डालना है। ये सभी आपको डॉक्यूमेंट के रूप में डालना है। अब इसके लिए कौन कौन से योग है, यहाँ पे आयु सीमा क्या रखी गई है। अगर हम आयु सीमा की बात करें तो जो पुरुष हैं, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के होते हैं, उनके लिए 37 वर्ष रखी गई है। और यह आयु की गणना जो होगी वह 1/8/2024 को अधिकतम आयु सीमा चाहिए। यानी कि आपका 1/8 को माना गया है, यानी कि 1 अगस्त 2024 को सीमा मानते हुए कहा गया है। तो इसके आधार पे अगर कोई पुरुष है जिसका 37 वर्ष है अधिकतम, तो फॉर्म को फिलअप कर सकता है। महिला है तो 40 वर्ष तक, पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला है तो 40 वर्ष तक, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला है तो 40 वर्ष तक, अनुसूचित जाति पुरुष महिला है तो 42 वर्ष तक, ऐसे आप देख सकते हैं। और यह 1/8/2024 तक होने चाहिए। ये तो आप समझ लिए। अब इसका पैटर्न क्या रहने वाला है इसको भी देखेंगे, फिर इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा गलतियाँ जो है स्टूडेंट से यहीं पे होती है, तो इस गलतियों से आपको बचना है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम गणित की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है और इसको आपको समझना है, फिर आप इसी के आधार पे आप चुनाव करेंगे सब्जेक्ट का। देखिए, गणित के लिए बताया गया है कि जो स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी पढ़े हैं, यानी कि स्नातक स्तर पर गणित के साथ फिजिक्स है या सेलेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या कंप्यूटर साइंस है या रसायन विज्ञान है या सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय अगर आप स्नातक स्तर पर पढ़े हों, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक किए हों जिसमें गणित की विशेषता हो, तो स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर अगर आप इसमें से हैं तो आप जो है गणित विषय के टीचर बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपका अगर फिजिक्स ऑनर्स है, सब्सिडी में क्या आपका गणित है, तो आप इसके लिए योग्य हैं।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आपका मैथ है और आपका सब्सिडी में क्या है, फिजिक्स है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या आपका केमिस्ट्री है तो भी आप एलिजिबल हैं अगर आपका सब्सिडी में मैथ है तो। ठीक है, आप गणित के ही टीचर बनेंगे। ऐसा नहीं कि पिछली बार जो रसायन शास्त्र वाले, जो रसायन विज्ञान वाले, जो केमिस्ट्री वाले ऑनर्स वाले जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने, उनका सब्सिडी में गणित था फिर भी वे विज्ञान को चूज कर लिए थे, तो वहाँ पे उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हुआ है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका साइंस है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अगर आपका इसके अलावा मैथ है, अगर कोई भी विषय आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रूप में, जैसे सब्सिडी में है, ऑनर्स में मान लीजिए गणित है, सब्सिडी में आपका क्या है, फिजिक्स है, तो आप गणित के ही टीचर बनेंगे। अगर आपका सब्सिडी में केमिस्ट्री है और मैथ ऑनर्स है तो भी आप किसके, गणित के ही टीचर बनेंगे। अगर मान लीजिए कि ऑनर्स में आपका फिजिक्स है और सब्सिडी में आपका गणित है तो भी आप किसके बनेंगे, तो गणित के लिए ही अप्लाई करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान में रख के ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो विज्ञान के लिए कौन कौन अप्लाई करेंगे, तो जो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, जूलॉजी की बात है, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय से पठित हो। देखिए, अगर आपका रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री हो अगर ग्रेजुएशन पे, तो आप विज्ञान के टीचर बन सकते हैं, लेकिन सब्सिडी में आपका क्या नहीं होना चाहिए, मैथ नहीं होना चाहिए। अगर आपका केमिस्ट्री है तो आप सोचेंगे कि हम विज्ञान के टीचर बन जाए, तो अगर सब्सिडी में आपका अगर मैथ है तो फिर आप विज्ञान के टीचर यहाँ पे नहीं बन सकते हैं। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, अगर आपका रसायन विज्ञान है, साथ ही साथ आपका रसायन विज्ञान के साथ जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, इसमें से कोई सब्जेक्ट है, तो आप विज्ञान के टीचर बनेंगे, यानी कि विज्ञान आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। इसके अंतर्गत और भी है विषय हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, इसको भी समाहित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो मैथ वाले और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसमें वह कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि अगर मैथ आपका ऑनर्स है और सब्सिडी में अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री है तो आप मैथ के ही बनेंगे। अगर आपका फिजिक्स भी अगर ऑनर्स है, मैथ सब्सिडी में, तो भी आप मैथ के ही बनेंगे। ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के अंदर। यहाँ पे एसएसटी के अंदर देखेंगे तो स्नातक स्तर पर आपका जो सहायक विषय है, जैसे प्रतिष्ठा विषय है, उसमें आपका इतिहास होना चाहिए। आप इतिहास पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में, या भूगोल पढ़े हैं, अर्थशास्त्र पढ़े हैं, या राजनीतिक शास्त्र पढ़े हैं। कोई दो विषय आप स्नातक स्तर पर पढ़े हुए हैं, चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इसमें से दो विषय आपने यहाँ पे पढ़ा है, उसमें से एक आपका इतिहास या भूगोल होना चाहिए। अगर आप इन चार विषयों को पढ़े हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका एक जो है इसमें इतिहास या भूगोल होगा ही। अगर मान लीजिए कि आप स्नातक स्तर पर इतिहास या भूगोल कोई नहीं लिए हैं, स्नातक स्तर पर आप हिस्ट्री जियोग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं है, तो फिर आप सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर स्नातक स्तर पर आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इसमें से दो सब्जेक्ट है और उसमें से एक सब्जेक्ट आपका क्या होगा, हिस्ट्री होना चाहिए या आपका जियोग्राफी पढ़ा होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, तभी आप सामाजिक विज्ञान के लिए जा सकते हैं। आगे भाषा से संबंधित विषय के लिए, जैसे हिंदी के टीचर बनते हैं, इंग्लिश के टीचर बनते हैं, तो इसके लिए क्या है ना कि जो आपके ऑनर्स पेपर होते हैं, जो आपका ऑनर्स है, जैसे आप हिंदी ऑनर्स किए हैं तो आप तो हिंदी के टीचर बनेंगे ही, अगर इंग्लिश ऑनर्स किए हैं तो भी बनेंगे, ठीक है। अगर आप उर्दू हैं तो उर्दू बनेंगे। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे आपका सब्सिडी में, अगर आपका सब्सिडी में भी हुआ सब्जेक्ट है, जैसे कि आप ऑनर्स आपका दूसरा है, ठीक है, मान लीजिए आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, लेकिन सब्सिडी में आपने हिंदी लेके पढ़ा है, ठीक है, तो आप एलिजिबल है हिंदी के टीचर के लिए। मान लीजिए आप इंग्लिश ऑनर्स लिए हैं, मान लीजिए आप जियोग्राफी ऑनर्स है और सब्सिडी में आपका क्या है, सब्सिडी में आपका इंग्लिश है, तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन कंडीशन क्या होता है, सब्सिडी विषय कौन होता है उसको समझिए। एक होता है आपका कंपोजिशन सब्जेक्ट और एक होता है आपका सब्सिडी विषय। जैसे मान लीजिए किसी का हिस्ट्री ऑनर्स है, अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स है और आपने क्या किया कि दो सब्जेक्ट का चयन कर लिया, एक सब्जेक्ट चयन कर लिया आप जियोग्राफी यहाँ पे ले लिए और एक आप पॉलिटी ले लिए, यह सब्सिडी हो गया, और एक आप हिंदी लास्ट में ले लिए 100 नंबर का, तो यह आपका कंपोजिशन सब्जेक्ट हुआ, यह आपका क्या हुआ, सब्सिडी सब्जेक्ट नहीं हुआ। तो जब ये आपका सब्सिडी सब्जेक्ट नहीं होगा तो आप जो है भाषा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जियोग्राफी या पॉलिटिकल आप लिए हैं, अगर हिस्ट्री की जगह पे आप यहाँ पे अगर ऐसे करते हैं, आप यहाँ पे हिस्ट्री को ले लिए, आप यहाँ पे हिंदी कर लिए सब्सिडी में, और यहाँ पे आप एक और अपना मन से कोई ले लिए, पॉलिटिकल साइंस ले लिए, और एक आप फिर से यहाँ पे हिंदी अपना ले लिए, ठीक है, तो एक हिंदी आपका कंपोजिशन हो गया और ये आपका सब्सिडी हो गया। तो इसी सब्सिडी की बात हो रही है कि अगर आपने सब्सिडी के रूप में अगर भाषा को पढ़ा है तो आप भाषा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते ही आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे चॉइस करना है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
अब देखिए यहाँ पे यह कोड दिया हुआ है, इसके आधार पे आप देख सकते हैं, इस कोड को आप देख लीजिएगा, इस कोड के आधार पे दिया गया है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे आपके एग्जाम को लेके, क्या एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, कितना नंबर आपको लाना होता है। चलिए इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपका पाठ्यक्रम जो होगा, पेपर 1 आपका माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 आपका उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए आपके राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक जो पाठ्यक्रम है उसी के आधार पर होगा। आपका यहाँ पे देखिए जो प्रश्न पत्र होगा, जो पैटर्न होगा, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, जो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे वहाँ से आपका 100 नंबर का होगा प्रश्न पूछा जाएगा, और 50 नंबर का प्रश्न आपका अलग, जैसे शिक्षण कला और अन्य दक्षताओं से संबंधित आपके यहाँ पे दिखने वाले हैं। जो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे वहाँ से आपको 100 क्वेश्चन दिखेंगे और 50 क्वेश्चन आपको दिखेंगे अलग से, यानी कि शिक्षण कला और अन्य दक्षता से आपको यहाँ पे दिखने वाला है। और यहाँ पे कंडीशन जो लगाया गया है कि भारत का नागरिक हो तो या बिहार के बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। बिहार से बाहर वाले जितने भी अभ्यर्थी वे भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान रखने वाली यह बात है। अब इसमें आपको पास कितना करना है, जो असामान्य हैं, जो जनरल हैं, उनको 50% अंक लाना है, यानी 150 का एग्जाम होगा तो आपको 50% अंक यहाँ पे आपको लाना है। पिछड़ा वर्ग है उनको 45.5% लाना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उनको 42.5% लाना है 150 का। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उनको 40% लाना है। दिव्यांग को लिए 40% आपको लाना है, और महिला को लिए 40%, कोई भी महिला है इनको 40%, यानी 150 का 40% आपका कितना हो गया, आप 15 चौके 60 हो गया। तो यहाँ पे आप यहाँ पे पास हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे और भी जो कंडीशन दिया हुआ है, यानी कि फॉर्म भरने के लिए आपको कितना पैसा देना होगा, ये चीज़ देख लीजिए। जो सामान्य या आर्थिक रूप से कमजोर EWS वाले हैं या पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उनको 950 रुपये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, ठीक है। इसमें से एक पेपर आप देखते हैं तो 960, अगर दोनों पेपर आप सिलेक्ट करते हैं तो 1440 रुपये आपको देने होंगे। वही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए 700 यहाँ पे 60 है, 760 है। अगर दोनों के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 1140 आपको देना होगा। देखिए इसमें एक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस भी होती है। इसके एग्जाम कई शिफ्ट में होते हैं, कई दिनों तक चलता है, इसलिए इसमें क्या होता है ना कि आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे आप सुने होंगे रेलवे में भी जो नॉर्मलाइजेशन होता है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जितना आप सही, अगर आपका ज़्यादा स्कोर है उसी के आधार पर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता है। अगर आपने सेलेक्ट किया, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं इसमें, निगेटिव मार्किंग होता नहीं 150 में, आप अधिक से अधिक क्वेश्चन अगर सही किए हैं तो फिर आपका जो आपका परसेंटाइज है जो वह थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होता, आगे बढ़ता है, और उसमें आपको एक्स्ट्रा नंबर भी आपको ऐड होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसमें यह भी फायदा है कि नॉर्मलाइजेशन भी होता है। मान लीजिए कोई अगर 1 नंबर से छट रहा है या 0 पॉइंट से छट रहा है तो उससे बीच में उसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा यहाँ पे हो जाता है। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। तो ये सारी कॉम्बिनेशन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस PDF को जो है हम अपने ग्रुप में भेज देंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पे ही आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। साइबर कैफ़े वाले के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि साइबर कैफ़े वाले जल्दबाजी में फॉर्म फिलअप करने के लिए वे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई भी हो तो वो दूसरे को भी डाल देते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो आप जब भी फॉर्म फिलअप करवाइएगा साइबर कैफ़े से तो ध्यान से और अच्छे से समझ के देख के भरवाइएगा। जल्दबाजी में फॉर्म को फिलअप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर एक बार गलती हो जाएगा तो फिर आपको आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए आप वैसे गलती से बचेंगे। और बहुत जल्द आपकी क्लासेस भी यहाँ पे आने वाली है, जो चीज़ें आपकी होगी वह सभी चीज़ आपको हम ग्रुप में भी प्रोवाइड कराएंगे, तो आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।